नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमने लास्ट ईयर पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड क्या है, कि जब पार्टनर ओरल एग्रीमेंट ना बनाकर रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हैं टू डू द बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, सो दैट उनके बीच कोई डिस्प्यूट्स ना हो, तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। रिटर्न फॉर्म में बनाया गया एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट ओरल फॉर्म में होता है तो झगड़े होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो पार्टनरशिप डीड इज द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स टू अवॉइड डिस्प्यूट्स विच इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी का आगे कंटिन्यूशन में, द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे क्या क्या। तो पहली चीज़ है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, और उसका बिजनेस किस चीज़ का है। सेकंड, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तीसरा, हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। अकाउंटिंग पीरियड क्या है, वेदर इट इज़ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्या अकाउंटिंग पीरियड एज्यूम कर रही है पार्टनरशिप फर्म। कब से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कब से ये स्टार्ट करेगी बिजनेस करना। बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, केवल एक ही पार्टनर साइन करेगा, 2 साइन करेंगे, सब साइन करेंगे, क्या रूल होगा बैंक को ऑपरेट करने का, पैसा निकालने का, जमा करने का। ऑडिटर वो होता है जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, उसे अपॉइंट कैसे किया जाएगा। हर एक पार्टनर की ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं और उनकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, जिम्मेदारियाँ क्या हैं। अगर फर्म बंद होने लगती है, लॉसेस हो जाते हैं, तो उसको बंद करते वक्त कैसे सेटलमेंट होगा उसकी बात की जा रही है। फर्म हमेशा के लिए बंद हो रही है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो सेटलमेंट कैसे होगा, यह भी आपके सिलेबस में है, आगे पढ़ोगे। जब भी पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट होगा उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, कौन से कोर्ट में जाया जाएगा, क्या तरीका निकाला जाएगा। अगर कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और कोई मैटर बिजनेस को चलाने के लिए, कोई भी जो आपकी इच्छा हो। अब कुछ इसके बाद मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कंटेंट्स में ही आते हैं। प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो सकता है पार्टनर अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट की डिमांड करें, तो अगर पार्टनर को अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, और दिया जाएगा भी या नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, हो सकता है कि हम पार्टनर से लोन ले लें, तो उस पर उसको किस रेट से हम इंटरेस्ट देंगे। अगर पार्टनर ने बिजनेस से ड्राइंग करी है तो क्या उस पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमें इंटरेस्ट लेना है। रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, क्या पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो क्या उसका रेट होगा, सैलरीज पर मंथ कितनी होगी, कमीशन कितनी होगी। इन सब के बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं तो जिसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता है वो चीज़ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होती है। मतलब अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त एग्रीमेंट बनाते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी लिखना भूल गए, और 1 साल बाद जब प्रॉफिट शेयर करने की बारी आई तो हमने पार्टनरशिप डीड उठाई तो उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था।
तो प्रॉफिट कैसे बांटा जाए। तो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं किया गया है कि प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटा जाए, तो सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है। तो अगर इसमें ये इम्पोर्टेंट लाइन लास्ट वाली बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी बात के बारे में पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, लिखना रह जाता है, द स्टेटमेंट सेज इफ फॉर एनी प्रोविजन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। अगर कुछ नहीं बता रहा है पार्टनरशिप डीड, तो जो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा।